जय हिंद गाइस। मैं बैठा होता हूँ अपने रूम में और आप लोग के द्वारा किए गए कमेंट्स को मैं पढ़ रहा होता हूँ। तभी मुझे एक कमेंट्स दिखती है जिसमें लिखा होता है, सर यू आर टू गुड, आई वांट टू मेक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल, प्लीज हेल्प मी। ये कमेंट पढ़ के मुझे इस वीडियो का आइडिया आता है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल हम कैसे बनाते हैं और उसके कोड को मैं लाइन बाय लाइन कंप्लीटली समझाऊंगा। तो कोड की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कोड में यूज होने वाले एल्गोरिदम और लाइब्रेरी से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं। इसमें हम दो तरह के लाइब्रेरी यूज करेंगे। पहला लाइब्रेरी है हमारा ओपनसीवी, जिसे हम ओपन कंप्यूटर विजन भी कहते हैं, और यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम इसका सेकंड वर्जन यूज करेंगे जो कि है CV2। ये जो ओपनसीवी का CV2 है ये पाइथन का एक लाइब्रेरी है जो इमेज और वीडियो पे काम करने के लिए बनाया गया है। तो ये किस किस तरह का काम हमें इसमें करके देगा। इमेज रीड एंड राइट कर सकता है, मतलब कैमरा को ऑन करके और कैमरा से इमेज रीड एंड राइट कर सकता है। वीडियो कैप्चर कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वीडियो तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो कोड के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आपको वीडियो चाहिए अपने प्रोग्राम में, ओपनसीवी ये काम करके देगा। लिए गए जो इमेज यानी कि जो फ्रेम्स है उस पर शेप ड्रॉ कर सकता है, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल और इस टाइप का। और इमेज पे फिल्टर लगाने में भी मदद करता है। इमेज फिल्टर लगा सकते हैं हम इसका यूज करके। इतने सारे काम जो है हम CV2 का यूज करके करते हैं। और इसके कुछ स्पेसिफिक हम कह सकते हैं मेथड्स हैं जिसका यूज करके CV2 के अंदर कुछ मेथड्स हैं जिसका यूज करके हम लोग आगे हमारे कोड में काम करेंगे। जैसे हम जब कोड लिखेंगे तो उसमें आएगा एक CV2.rectangle, ठीक है। ये बॉक्स ड्रॉ करने का काम आता है। CV2.putText, ये टेक्स्ट को इमेज पे पुट करने में काम आता है। CV2.IMShow, यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जो हमारा तैयार हुआ फ्रेम है, जो हमें आउटपुट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसे हमें यूज़र को दिखाना है, तो वो यूज़र को दिखाने के लिए CV2.IMShow यूज़ होता है। अब मेन चीज़ जो इसका कह सकते हैं दिमाग, इस प्रोग्राम का जो पूरा दिमाग है वो है YOLO। अब YOLO क्या है, YOLO के बारे में जानते हैं। YOLO का फुल फॉर्म होता है यू ओनली लुक वंस, ओके। और ये अजीब सा नाम है। हम कह सकते हैं ये एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम है जो किसी भी इमेज या वीडियो में ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है, उसको उसके बाउंडिंग बॉक्स का पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट तो कर लिया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जब हम शो करते हैं तो एक बॉक्स टाइप का बना होता है ना ऑब्जेक्ट पे। ये सारा डेटा जो कलेक्ट करके और कहाँ पे बॉक्स बनना चाहिए, किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट पे, और उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, वो ये सब टर्म आगे आप समझेंगे, और उसका नाम क्या है ऑब्जेक्ट का, ये सारा डिटेल जो हम YOLO सारा प्रोसेस करके हमें देता है। और उसके बाद ये जो YOLO है ये अल्ट्रालाइटिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और अभी YOLO का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है YOLO V8 है, ठीक है। तो हम ये जो YOLO है इसका यूज करेंगे और CV2 का यूज करेंगे और हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब कोड में बाकी का मैं आपको समझा दूंगा। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम कोड एडिटर में अपना प्रोग्राम लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं ये जो मेरा PyML फोल्डर है इसे मैं खोल लूंगा। आप किसी भी कोड एडिटर का यूज कर सकते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड और पाइथन, लेकिन मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक का यूज करूंगा। इसके जुपिटर नोटबुक को खोलने के लिए आप यहाँ पे कमांड पैनल खोल सकते हैं ओपन टर्मिनल पे जाके, लेकिन मैं ओपन टर्मिनल पे नहीं, मैं इस ब्रेड क्रम वाले हिस्से पे जाके यहाँ पे पाथ आता है, यहाँ पे लिखूंगा CMD और एंटर करूंगा तो ये कमांड पैनल खुल जाएगा। और यहाँ पे लिखूंगा जुपिटर नोटबुक और एंटर करूंगा तो मेरा जुपिटर नोटबुक खुल चुका है। लेकिन ये तभी होगा जब आपके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड होगा। अगर नहीं इंस्टॉल तो आप जाइए और इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक इन विंडोज 11 या हमारे कंप्यूटर में। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बता देगा। सबसे पहले हमको इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में पाइथन। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, पिप का वर्जन मतलब कि हमें चेक करना है। ये जो पिप आप देख रहे हैं ये पाइथन का पैकेज मैनेजर है। इसे मैं इस तरह समझा सकता हूँ, जैसे हमारे फोन में प्ले स्टोर होता है और हमें कोई ऐप या गेम अगर बाहरी दुनिया से डाउनलोड करके हमारे सिस्टम में लाना है, अगर हमारे सिस्टम में नहीं है वो ऐप और हमें बाहरी दुनिया से वो ऐप डाउनलोड करके लाना है तो हम प्ले स्टोर का यूज करते हैं ना। उसी तरह पाइथन के अंदर कोई रिसोर्स, कोई पैकेज जो हमारे पास नहीं होता है और हमें बाहरी दुनिया से हमें डाउनलोड करके उसे लाना है तो हम पिप का यूज करते हैं। पिप एक वर्ड है और ये कमांड है, समझिए। इस कमांड ही का यूज करके हम डाउनलोड करते हैं कोई भी पैकेज, कोई भी लाइब्रेरी। तो उसके लिए पिप वर्जन पहले हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हम अगर हमारा पिप पुराना वर्जन का है तो उसे हम अपडेट, जैसे ऐप्स को अपडेट करते हैं वैसे ही पिप को भी अपग्रेड करना होगा हमें। अगर ये लाइन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन है ना, पिप इंस्टॉल नोटबुक, आपको क्या करना है, जैसे मैंने जुपिटर नोटबुक लिखा था ना वैसे ही पिप इंस्टॉल नोटबुक लिख के एंटर करना है और आप फिर जुपिटर नोटबुक डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लिखते हैं जुपिटर नोटबुक तो आपका खुल जाएगा नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। तो मेरा खुल चुका है। यहाँ पे मैं जाऊंगा और पाइथन का एक फाइल बनाऊंगा। ये पाइथन का फाइल खुला है तो मैं इसे कट कर देता हूँ एक बार और इसका पहले रीनेम कर देता हूँ। रीनेम का नाम रखूंगा OBJDE3
एंटर। तो ये मेरा रीनेम हो गया। अब मैं इसे खोलूंगा। अगर आपने जुपिटर नोटबुक यूज़ किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। ये एमएल में जितने भी कोड हम करते हैं ना एमएल मॉडल्स के लिए, उसके लिए जुपिटर नोटबुक बेस्ट होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें दो चीज़ों का यूज़ है, सबसे पहले योलो और दूसरा है सीवी। तो ये दोनों पाइथन के पास नहीं होते हैं, हमें इसे बाहरी दुनिया से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम करेंगे एक और बात सबसे अच्छी है जुपिटर की कि हम कमांड पैनल पे मतलब कमांड पैनल पे तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से भी पिप इंस्टॉल कोई भी पैकेज कोई भी लाइब्रेरी को डायरेक्ट सेल में जहाँ से हम कोड रन करते हैं ना वहीं से हम लाइब्रेरीज भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा पिप inst install ultra ultralytics cv पाइथन। देखो ये मैंने इस कमांड से क्या होगा ना कि अल्ट्रालाइटिक्स जो लाइब्रेरी है ना वो और ओपन सीवी, ये दो अलग अलग लाइब्रेरी है। ओके, ओपन सीवी और अल्ट्रालाइटिक्स ये दोनों लाइब्रेरी एक साथ ही डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आपको मतलब एक साथ ही अगर बहुत सारे लाइब्रेरीज डाउनलोड करने हैं तो आपको स्पेस दे के उनका नाम लिख सकते हैं, इससे सारे लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाते हैं। तो इसे मैं रन करता हूँ और देखिए यहाँ पे जो आप स्टार देख रहे हैं ये वाला, इसका मतलब ये प्रोसेस हो रहा है। ओके, और इस पे अगर कोई नंबर आ गया मतलब कि ये प्रोसेस हो गया है। अब नेक्स्ट सेल भी आ गया, देखिए ये नंबर आ गया ना, इसका मतलब है ये प्रोसेस ओके, मतलब ये रन हो चुका है सक्सेसफुली। आपको नेक्स्ट सेल अपने आप मिल जाएगा। तो हम अब इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट CV2। CV2 कहाँ से आ रहा है? ये ओपन सीवी जो हमने डाउनलोड किया था ना, इसी के अंदर से CV2 जो है वो लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फ्रॉम अल्ट्रालाइटिक्स इंपोर्ट योलो। तो देखिए इस लाइन का पहले मतलब समझा देता हूँ। ये इंपोर्ट CV2 जो मैं कर रहा हूँ, इसमें CV2 के अंदर जितने भी क्लास है और जितने भी सारे मॉड्यूल एल्गोरिदम है सब मतलब मैं इस प्रोग्राम में ला रहा हूँ। CV2 के अंदर जो भी है, अल्ट्रालाइटिक्स जो लाइब्रेरी है उसके अंदर भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं, जैसे योलो हो गया और भी कई सारे इंजन, एक अल्ट्रालाइटिक्स इंजन होता है और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके अंदर से मैंने सबको नहीं ला रहा है, मुझे बस योलो को लाना है। तो ये दोनों लाइन का आप मतलब समझ गए होंगे। इसमें पूरा लाइब्रेरी, ये वाला जो लाइन है इसमें पूरा लाइब्रेरी को मैं लाइब्रेरी के अंदर जितने भी चीज़ हैं सबको इंपोर्ट कर रहा हूँ, और इसमें लाइब्रेरी के अंदर जो भी चीज़ है सबको नहीं कर रहा हूँ, लाइब्रेरी के अंदर जो योलो है बस मैं उसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ये दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है ना, हीरो इक्वल टू योलो। अब इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, योलो एक क्लास है। ओके, अल्ट्रालाइटिक्स का योलो जो है ना ये एक क्लास है, और मैंने ये योलो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हीरो, जिसका नाम हीरो है। और ऑब्जेक्ट मतलब कि अगर आपने क्लास से ऑब्जेक्ट पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, योलो यही है जो हमें प्रिडिक्शन करने में, ये प्रिडिक्ट भी करेगा और उसका बाउंडिंग बॉक्स का डेटा भी हमें देगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बताएगा और उस जो प्रिडिक्ट किया है उसका ऑब्जेक्ट का नाम भी बताएगा। तो ये अलग अलग काम है। तो हर काम को करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना होता है योलो के अंदर, ठीक है, जिसे हम पाइथन में मेथड्स बोलते हैं। तो उन सब मेथड्स को, ठीक है, अब हम हीरो नाम से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हीरो के अंदर सारे पावर्स आ चुके हैं योलो के। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे मैं लिखूंगा कोड तो आप समझ जाइएगा। तो योलो क्लास का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हीरो, लेकिन ये योलो V8S क्या है? देखिए योलो V8S जो है ना वो प्री ट्रेंड मॉडल है योलो का, मतलब कि देखिए इसको पहले से ट्रेनिंग दिया गया है। इसका फुल फॉर्म बता दूं मैं, योलो V से वर्जन 8 से 8 मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है वो, और S से स्मॉल। जो S है ना उसके जगह N भी होता है। N का मतलब होता है नैनो, S का मतलब होता है स्मॉल, M का होता है मीडियम, L का मतलब होता है लार्ज और X का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज। जब हमें बहुत ज्यादा डेटा होता है ना हमारे पास तब हम लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक फ्रेम लेना है, उस पर प्रिडिक्शन करना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के बाद हर ऑब्जेक्ट पे एक बाउंडिंग बॉक्स बनाना है, उसका नाम लिखना है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल लिखना है। तो बस मुझे ये काम करना है। तो इसके लिए मैं स्मॉल मॉडल चूज करूंगा, क्योंकि स्मॉल मॉडल जो है हमारे डेटा के हिसाब से सही है, क्योंकि जैसे जैसे मॉडल का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी एक्यूरेसी तो बढ़ती जाती है लेकिन स्पीड कमते जाती है। तो स्मॉल मॉडल देखा जाए तो फास्ट भी है एंड एक्यूरेट भी है। अभी मैं इसको रन अगर करूंगा, देखिए रन करूंगा तो ये कुछ डाउनलोड हो रहा है। जो अल्ट्रालाइटिक्स है ना, अल्ट्रालाइटिक्स लाइब्रेरी जो हमने किया था ये काम कर रहा है डाउनलोड करने का, और अच्छे से डाउनलोड हो चुका है इसलिए 3 लग गया। अब एक और चीज देखिए यहाँ, अब फोल्डर में अगर दोबारा से खोलता हूँ तो ये जो फाइल है योलो v8s.pp, ये वही फाइल है जो हमने इस लाइन ऑफ कोड को रन करके डाउनलोड किया है, ठीक है। और एक और चीज आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, तो ये जो ऊपर में फोल्डर आप देख रहे हैं .ipynb चेक पॉइंट्स, ये जो है ना आप जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे तो ये फोल्डर अपने आप बन जाएगा। इसके बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, मतलब कि अब मैं हीरो वर्ड का यूज करके
अपने जो भी इनपुट ले रहा हूँ उस पर प्रोसेस, उसका सारा कुछ जो भी काम है जो योलो करता है वो सारा काम मैं हीरो की मदद से कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट, मैंने प्रोसेस करने का तो सिस्टम बैठा लिया, लेकिन मुझे इनपुट लेने का भी तो सिस्टम बैठाना होगा, क्योंकि हम नॉर्मल प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो उसमें हम टर्मिनल पे इनपुट देते हैं, जैसे व्हाट्स योर नेम तो शिवम लिख दिया, उसमें कुछ है, लेकिन यहाँ पे इनपुट हमें कैमरा से लेना है। ओके, तो कैमरा से इनपुट लेने के लिए ही हमने CV2 मॉडल को डाउनलोड किया है, और कैमरा जो हमने फोटो लिया है उस पर कुछ काम करके आउटपुट दिखाने के लिए भी मैंने मॉडल बोल दिया, CV2 लाइब्रेरी जो है वो काम आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, CAM नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, और इसमें मैं पास कर लूंगा जीरो। वीडियो कैप्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये एक क्लास है और इसका मैंने कैम ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और ये मैंने इसमें जीरो पास किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कैमरा खोले। ये क्या करेगा ना, कैमरा का एक्सेस जो है कैम को दे देगा। कैमरा ऑन करना चाहता हूँ, कैमरा से रीड करना चाहता हूँ, कैमरा बंद करना चाहता हूँ, ये सारा काम मैं अब कैम का यूज करके करूंगा। ये जो कैम ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, ये लाइन आप समझ गए। अगर अब मैं इस लाइन को रन क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को अगर मैं रन कर दूंगा ना तो मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा और कैम में वो सारा डेटा जा रहा होगा। और कैमरा ऑन करने का मतलब है हमारे लैपटॉप के अंदर कुछ रिसोर्सेज यूज हो रहे होंगे जो हमारा लैपटॉप को थोड़ा स्लो कर सकता है, जो कि मैं नहीं चाहूंगा। क्यों बेकार में अभी मैं इसे ऑन करूँ, इसलिए मैं इसे रन नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट सेल ले लेता हूँ। अब मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा क्योंकि मुझे लगातार कैमरा से इनपुट लेते रहना है, तब तो लाइव वीडियो में मैं लाइव वीडियो के फ्रेम्स को प्रोसेस करके और आउटपुट दिखा पाऊंगा। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, इसमें हमने एक हीरो ऑब्जेक्ट बना लिया है जो कि प्रिडिक्शन करेगा और सारा प्रिडिक्शन का जो डेटा है वो हमें ला के देगा। लेकिन ये प्रिडिक्शन किस पे करेगा, किसी फोटो पे करेगा, किसी फोटो पे प्रिडिक्ट करके बताएगा कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। लेकिन वो फोटो हमें चाहिए ना, वो हमें इनपुट चाहिए होगा, तो इसके लिए हमने कैम ऑब्जेक्ट बनाया जो कि कैमरा का एक्सेस लेके उसे ऑन करेगा। अब हम कैम का यूज करके हर एक मोमेंट का फ्रेम जो है, मतलब फोटो जो है वो कैप्चर करेंगे और उसी को इनपुट की तरह अपने प्रोग्राम में दे देंगे। और उसके बाद उस इनपुट पे हमारा हीरो जो है वो प्रिडिक्शन करेगा और उसके बाद हम उस प्रिडिक्शन के डेटा को यूज करके उसी फ्रेम पे जिसपे हमने प्रिडिक्शन किया है उस फ्रेम पे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम उसे यूजर को शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके लिए वाइल लूप चलाऊंगा और एक इन्फिनिटी लूप चलाऊंगा, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, फ्रेम कॉमा फ्रेम इक्वल टू कैम डॉट रीड, ठीक है। अब ये लाइन जो है ना, ये जो लाइन मैंने आपको, ये जो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको कमेंट करके थोड़ा दिखा देता हूँ कि हाँ, ये जो है रिटर्न क्या करेगा। ये कुछ एक टपल रिटर्न करेगा जिसके अंदर जो पहला वैल्यू होगा ना वो ट्रू या फॉल्स होगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और दूसरा जो वैल्यू होगा, दूसरा जो दूसरा जो वैल्यू होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो फोटो होगा, और वो होगा नमपाई फॉर्मेट में। मतलब पहला एलिमेंट ट्रू या फॉल्स होगा और दूसरा एलिमेंट हमारा वो जो फ्रेम है जो उसने फोटो उस समय लिया है वो होगा, ठीक है। जैसे हम टपल के अंदर कोई इमेज तो स्टोर नहीं कर सकते ना, कोई वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, तो वो इमेज नमपाई फॉर्मेट में कन्वर्ट होके यहाँ पे स्टोर होगा सेकंड इंडेक्स पे। अब ये देखिए, ये जो मैंने दो वेरिएबल बनाया है, एक है फ्रेम, एक है डब्लू फ्रेम। तो अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर हम इक्वल टू के राइट साइड में लिस्ट या टपल हो और उसमें जितने वैल्यू हो ना उतना ही, अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में उतने वेरिएबल बने हो तो वो वैल्यू डायरेक्ट वो टपल की तरह उसमें नहीं जाएगा, वो एक वैल्यू की तरह उसमें चल जाएगा। मतलब कि डब्लू फ्रेम में ट्रू या फॉल्स जो भी वैल्यू होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा डब्लू फ्रेम में। ये जो नमपाई फाइल है, फाइल जो डेटा है, नमपाई फाइल डेटा, वो हो जाएगा स्टोर हमारे फ्रेम में, ठीक है। मतलब पहला वैल्यू जो है वो पहले वेरिएबल पे और दूसरा वैल्यू जो है दूसरे वेरिएबल में चला जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा एरर हैंडलिंग का इसमें कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा। इफ नॉट फ्रेम देन ब्रेक। इसका मतलब ये है ना कि जैसे ये जो पहला वाला लाइन है, ठीक है, इसमें ट्रू फॉल्स और ये नमपाई जो आया है, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ये लाइन जैसे ही रन होगा उस समय जो भी फ्रेम हमारे कैमरा ने लिया होगा वो फोटो जो है हमारे फ्रेम में डाल देगा, फ्रेम वेरिएबल में डाल देगा। अगर जो फोटो उसने रीड किया है इस लाइन के एग्जीक्यूशन के मोमेंट, वो फोटो अगर अच्छा से आया है बिना कोई कैमरा एरर के, तो हमारे डब्लू फ्रेम के अंदर ट्रू वैल्यू स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर कैमरा एरर के कारण कुछ गलत फ्रेम आता है या फिर फ्रेम आता ही नहीं है तो डब्लू फ्रेम के अंदर फॉल्स वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और एक और चीज है, अगर हमारा कैमरा से सही इनपुट नहीं आता है तो ये हमारा जो वाइल लूप हम चला रहे हैं ना, वाइल लूप जो इन्फिनिटी लूप है, ये हमेशा चलते रहेगा जिसके कारण हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। और अगर फ्रेम अच्छे से नहीं आया है कोई कैमरा एरर की वजह से, तो हमारे डब्लू फ्रेम में फॉल्स है तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, क्योंकि हम ये इन्फिनिटी लूप चला रहे हैं। उस एरर को हैंडल करने के लिए हमने ये लाइन लिखा है, अगर डब्लू फ्रेम में फॉल्स है यानी कि कैमरा एरर हुआ है तो उससे पहले नॉट लगा है, यानी कि इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा और हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ता हूँ।
हीरो डॉट सोर्स फ्रेम कॉमा कॉन टू 0.3 स्ट्रीम। अब देखो ये जो लाइन है ना हीरो, बस इसी लाइन को रन करने से हमें पता चल जाता है कि जो हमने फ्रेम जो फोटो हमने कैप्चर किया था उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। बस एक ही लाइन में प्रिडिक्शन हो जाता है। आगे भी हमें कोड लिखना है, लेकिन वो प्रिडिक्शन होने के बाद हम उसको तैयार करते हैं उस फोटो को जिसमें हमने प्रिडिक्ट किया है। अब उसी फोटो को हम तैयार करते हैं बाउंडिंग बॉक्स बना बना के, ताकि यूजर देख पाए कि हाँ हमने प्रिडिक्ट किया है। क्योंकि प्रिडिक्ट किया है तो वो हमारे पास उसका बस वैल्यूज है। ठीक है, हम वैल्यूज शो करेंगे तो हमारा यूजर जो इस प्रोग्राम को यूज करेगा वो कभी अच्छे से नहीं जान पाएगा कि हाँ किस ऑब्जेक्ट को प्रिडिक्ट किया है भाई तुमने। अब हमें अच्छे से इसे रिप्रेजेंट करना है आगे, तो आगे हम उसका कोड लिखेंगे, लेकिन पहले इसका मतलब समझ लेते। हीरो जो ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर प्रिडिक्ट नाम का कोई मेथड है, मतलब कोई फंक्शन है जो क्या करता है, सोर्स लेता है, कॉन्फ लेता है और स्ट्रीम पूछता है। ठीक है, सोर्स में ये पूछता है ना कि आप किस फोटो पे प्रिडिक्शन करवाना चाहते हैं। यहाँ पे सोर्स, कॉन्फ एंड स्ट्रीम तीनों एक कीवर्ड है जो इस फंक्शन के अंदर प्री डिफाइन है पहले से। यही वर्ड का यूज करके हम इसे पैरामीटर पास कर सकते हैं। और कॉन्फ के अंदर मैंने 0.3 दिया है और ये इस प्रिडिक्ट फंक्शन को बता रहा है कि उसी ऑब्जेक्ट को प्रिडिक्ट करो जिसमें तुम 30% या 30% से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अगर हमें ये कहना होता कि किसी ऑब्जेक्ट पे तुम 50% या उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो उसी को प्रिडिक्ट करो, तो हम यहाँ पे 0.5 देते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी 30 ही रहने देता हूँ। और स्ट्रीम का मतलब है, देखो स्ट्रीम ट्रू का मतलब है ना कि अभी ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ इमेज उस वैल्यू का। देखिए कुछ इस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसमें एक लिस्ट है, उसके अंदर एक डिक्शनरी है और एक्स वाई जो की है उसका ये वैल्यू है, CLS जो की है उसका ये है, और कॉन्फ जो है जो कॉन्फिडेंस लेवल बताता है उसका ये है। ठीक है, तो इस तरह का वैल्यू। अब एक और चीज़ है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने बस एक फ्रेम दिया है, लेकिन फ्यूचर में अगर हम कोई ऐसा मॉडल बनाते हैं जिसमें हमें 3-4 हमें इमेज को प्रिडिक्ट करना है। इमेज हम डायरेक्ट कैमरा से नहीं ले रहे हैं, हमारे पास इमेज और हमें प्रिडिक्ट करना है। IMG1 IMG2 IMG3 तीनों को हम एक साथ दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक बार में हम एक फ्रेम पे कर रहे हैं तो हमने एक फ्रेम ही डायरेक्ट लिखेंगे। अच्छा, अगर ऐसे देते हैं 3 इमेज तो उसका आउटपुट कैसा आएगा पता है? उसका आउटपुट जो है लिस्ट है ना, ये लिस्ट ही रहेगा बड़ा सा, लेकिन इसके अंदर 3 डिक्शनरी होंगे। ये जो आप डिक्शनरी, ये एक डिक्शनरी देख रहे हैं, ऐसा ऐसा 3, और ये तीनों डिक्शनरी है ना तीनों इमेज के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही फ्रेम रहने देते हैं, फ्रेम। ठीक है, आपने देख लिया ये कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट्स हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा था स्ट्रीम ट्रू है तो ये एक जनरेटर है एक तरह से, समझिए। जनरेटर क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि जनरेटर, जैसे कि हम फंक्शन से एक बार में क्या होता है, फंक्शन से एक बार में एक ही चीज रिटर्न होता है, एक ही वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं ना। लेकिन हम जनरेटर से क्या करते हैं, एक बार में ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं जनरेटर आइटरेटर का यूज करके। बस ये आप समझ लीजिए। अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, स्ट्रीम अगर हम ट्रू नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। लेकिन हमारा जो कोड है वो ज्यादा स्केलेबल हो इसलिए हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फॉर रिजल्ट इन रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट इन रिजल्ट्स करेंगे। हम क्या करेंगे, UXS बॉक्स, स्पेलिंग गलती है मुझे पता है, लेकिन मैं ये क्यों लिख रहा हूँ पता है, रिजल्ट डॉट UXS। देखिए ये जो है ना बॉक्सेस, ये बॉक्सेस एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसके लिए मैं दोनों का आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने अलग अलग लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉक्सेस लिख देता, ये एक वेरिएबल है, लेकिन ये एक एट्रीब्यूट है जो पहले से प्री डिफाइन है कि हम बॉक्सेस ही का यूज करेंगे। रिजल्ट के अंदर क्या होगा, रिजल्ट के अंदर वो जो इमेज में जितना भी प्रिडिक्शन हुआ है वो सारा डेटा होगा। ये BOXS जो है ना इसके अंदर वो डेटा है कि जो भी फोटो में जितने भी ऑब्जेक्ट प्रिडिक्ट हुए हैं उस पे हम हर ऑब्जेक्ट का जो बॉक्स बनाने के लिए जो डेटा लगेगा वो सारा डेटा आ चुका है बॉक्सेस में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, और BOX इन BOXS ये करूंगा। बॉक्सेस में जितने भी बॉक्स बनने चाहिए उस फोटो पे, जितने भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुए उतने ही सारे बॉक्स बनेंगे, तो उस सारा डेटा है। अब एक एक करके हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक बॉक्स का डेटा मैं लूंगा। ठीक है, अब उस पर मैं काम करूंगा। X1 Y1 X2 Y2 मैप डॉट XY 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बॉक्स वेरिएबल है इसमें क्या डेटा है, एक ऑब्जेक्ट में जो बॉक्स बनना चाहिए उसका डेटा है। तो सबसे पहले हमने इसमें से क्या फिल्टर करके डेटा निकाल लिया पता है, वो डेटा हमने फिल्टर करके इसमें से निकाल लिया बॉक्स के अंदर से, जिससे मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट कर सकता हूँ। वो डेटा क्या है, वो है वो चारों कॉर्नर के लिए कोऑर्डिनेट्स। ये जो X1 Y1 है, ये जो पहला X1 Y1 है, इसमें होंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स
और ये x2 y2 जो है इसमें बॉटम राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। मतलब 2 ही पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स मिला और हम 4 कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स कैसे बना लेंगे, इसे मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा। ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो डिटेक्ट किया गया है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हम उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बनाना चाहते हैं। ये बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें दिया है ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और हमें बॉटम राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो इस पॉइंट के। मैं लिख लेता हूँ x1 y1 जो है वो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स है, y1 टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और x2 y2 जो है वो बॉटम राइट कॉर्नर, ठीक है। तो हमें ये दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या नहीं निकाल सकते हैं? देखिए ध्यान से, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा पता है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होंगे? x1 y2 ये और ये हम खुद से मतलब कि निकाल लेंगे, ये हमें नहीं निकालना होगा, ये उसके अंदर एल्गोरिदम बना ही है जिसमें हम बस टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स अगर दे दे CV2 को तो वो खुद से एक बॉक्स क्रिएट कर लेता है इमेज पे, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे इन चारों में क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन जो है वो है हमारा CLSID int box dot CLS। इससे क्या होगा ना, CLSID जो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है उसका आईडी जो है ना CLSID में स्टोर हो जाएगा। अभी आईडी का क्या चक्कर है भाई? तो देखो आईडी जो है ना, जैसे योलो जो क्लास है उसका जो हमने हीरो ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर एक ये फीचर होता है कि आप उसको कोई आईडी अगर देंगे ना, ऑब्जेक्ट का आईडी, क्लास का आईडी अगर आप उसको देंगे तो उस आईडी से ये बता देगा अच्छा ये आईडी जो है इस ऑब्जेक्ट का था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आईडी ले लेना है, फिर ये आईडी हम किसको देंगे? हीरो जो हमारा था, हीरो जो हमने बनाया था ये ऑब्जेक्ट, इसको देंगे तो ये उसका एक फीचर यूज करके हम जान सकते हैं कि आईडी जो था कौन से ऑब्जेक्ट का था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है 0 हो, कोई पर्सन है तो उसका आईडी 0 हो, कोई डॉग डिटेक्ट हुआ है तो उसका आईडी 1 हो, एप्पल का हो सकता है 3 हो, ऐसे करके आईडी हो सकता है। तो हम बस आईडी दे देंगे तो वो फाइंड कर लेगा हीरो का वो फीचर कि हाँ ये आईडी किसका है। नेक्स्ट लाइन में हम कॉन्फिडेंस लेवल CONFD फुल फ्लोट डॉट, इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कि वो जो उसने ऑब्जेक्ट जो उसने प्रिडिक्ट किया है उसका नाम हमें पता चल गया, उसके बॉक्स का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हमें ये जानना है कि वो जो ऑब्जेक्ट उसने प्रिडिक्ट किया उस पे ये हमारा जो मॉडल है वो कितना % कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये एप्पल ही है, हाँ ये बॉल ही है। वो 30% से ज्यादा होगा तभी वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा, लेकिन वो 30% से कितना ज्यादा, मतलब क्या वो 50% है, क्या वो 90% है, क्या वो 80% है, ये कॉन्फिडेंट नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर दिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें सारा डेटा मिल चुका है जिससे हम एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, और हर ऑब्जेक्ट के लिए एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और उसका नाम लिख सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लिख सकते हैं। लेकिन अब हमें लिखेंगे कैसे? हमारे पास बस डेटा आया है, अलग अलग वेरिएबल में हमने उसे फिल्टर करके डाल दिया है। CV2 का एक मेथड है रेक्टेंगल, इसके अंदर हम पास करते हैं कि हमें किस फोटो पे ये करना है, फ्रेम कॉमा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स देते हैं x1 y1, फिर बॉटम राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट देते हैं जैसे x2 y2। अब हम बताते हैं कि वो जो बॉक्स ड्रॉ हो उसका कलर कैसा। तो मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि उसका कलर जो है, अगर आपने CSS पढ़ा है तो RGB कलर सिस्टम आपको पता होगा। मैं रेड कलर का बॉक्स बनाना चाहता हूँ 255,0,0। देखिए ये जो कलर सिस्टम है ना, ये सिंपली मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि पहला वैल्यू होता है ये रेड के लिए होता है, दूसरा वैल्यू ग्रीन के लिए होता है और तीसरा वैल्यू होता है ब्लू के लिए। तो अगर मैं 255 करता हूँ मतलब मैं रेड के वैल्यू को इंटेंस कर दिया, बाकी के वैल्यू दोनों 0 है तो मुझे प्योर रेड मिलेगा। अगर मैं बीच वाले वैल्यू को 255 कर दूं और ये 0 कर दूं, ये मैं कर दूं 0 और बीच का कर दूं 255 तो मुझे मिलेगा ग्रीन। अगर मैं इसे कर दूं, इसे ही कर दूं 0 और इधर वाले को कर दूं 255 तो मुझे मिलेगा ब्लू। तो ठीक है ब्लू ही रहने देता हूँ 255। और ऐसे ही करके मैं अलग अलग कलर भी बना सकता हूँ, जैसे इसका वैल्यू मैंने कर दिया 0 से लेकर 255 तक मैं कोई भी वैल्यू डाल के और मिक्स मैच करके ऐसे ही कोई भी कलर में बना सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने बॉक्स का कलर तो बता दिया। अब बॉक्स का जो लाइन, जो रेक्टेंगल का लाइन जो ड्रॉ होगा उसका थिकनेस कितना है, तो मैं 2 पिक्सल दे देता हूँ। ये लाइन क्या करेगा, ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा उस ऑब्जेक्ट जो डिटेक्ट हुआ है और वो उसी फ्रेम पे करेगा जिसका हमने डिटेक्ट किया है। हमने फ्रेम दिया ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे उस पर क्या करना है, नाम लिखना है उस ऑब्जेक्ट का और क्या करना है, कॉन्फिडेंस लेवल लिखना है। तो मैं एक एफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ। एफ स्ट्रिंग आपने पढ़ा होगा, ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रिंग होता है जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस देके उसके अंदर वेरिएबल्स के वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस दूंगा, एक स्ट्रिंग ही है बस इसमें मैं वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए
स्ट्रिंग के अंदर ही कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लेता हूँ। मैंने बोला था कि मैं हीरो का यूज करूंगा। डॉट नेम्स CLS ID जो मैंने लिया था वो डाल दूंगा, तो ये ID लेगा और नेम बता देगा कि हाँ ये कौन सा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है। और उसके साथ ही रहना चाहिए इस पर कॉन्फिडेंस लेवल CONFD 0.2। इसका मतलब यह है ना कि जो कॉन्फिडेंस का जो वैल्यू है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉइंट वाला वैल्यू होगा, कोई वो 0 से 100 के बीच में हो सकता है। तो पॉइंट के बाद 0.09005 ऐसा करके नहीं चाहिए मुझे, पॉइंट के पास बस 2 ही वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखी थी। एक मेरा एफ स्ट्रिंग तैयार हो गया। अब मुझे इसे डायरेक्ट पेस्ट कर देना है अपने फोटो पे। और कहाँ पे करना है? तो रेक्टेंगल बॉक्स के हल्का ऊपर, ताकि दिखे कि हाँ ये रेक्टेंगल बॉक्स का ये है, इसका ये नाम है, ठीक है। तो इसके लिए CV2 का मैं पुट टेक्स्ट पुट टेक्स्ट नाम का ये जो है मेथड है, इसे मैं यूज करूंगा। इसके अंदर मैं फ्रेम दे दूंगा, जो मैंने लेवल तैयार किया है वो दे दूंगा। मतलब कि जो मैंने ये जो स्ट्रिंग मैंने VLE मैंने लेवल लिख दिया, लेवल नहीं मुझे चाहिए, लेवल चाहिए। तो मैंने लेवल यहाँ पे दे दिया, ये जो मैंने तैयार किया था स्ट्रिंग। अब मैं नेक्स्ट दूंगा कि किस पोजीशन पे, तो XY-10, मतलब थोड़ा सा ऊपर। एक्चुअल में हमारा जो फोटो के लिए जो कोऑर्डिनेट यूज होता है ना, वो ये X एक्सिस रहता है और ये -Y एक्सिस रहता है, ठीक है। इसलिए हमने थोड़ा ऊपर हमें फोटो को दिखाना है, तो हमें -10 लिखना पड़ेगा, फिर कॉमा। अब मुझे फॉन्ट का स्टाइल बताना होगा, किस तरह का फॉन्ट मुझे चाहिए। तो CV2 ये भी मैं F1 फॉन्ट SIMPLEX सिंप्लेक्स, तो मैंने फॉन्ट स्टाइल बता दिया, इस तरह का फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए। मुझे फॉन्ट साइज भी बताना होगा, तो 0.5 मैंने दे दिया। मैं कलर देता हूँ, मैं चाहता हूँ इस कलर जो है ना फॉन्ट का वो व्हाइट रहे, तो मैं तीनों के वैल्यू को 255 कर दूंगा, 55, और कॉमा देके थिकनेस बता दूंगा फॉन्ट का, तो 2, ठीक है। ये हो गया। अब मेरा पूरा जो है ना वो टेक्स्ट जो सब कुछ मेरा रेडी है, ठीक है। टेक्स्ट पे मैंने मतलब कि उस फोटो पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, कॉन्फिडेंस, और बॉक्स भी बना दिया। अब मुझे यूजर को शो कराना है कि ठीक है भाई, तेरा जो आउटपुट है वो रेडी है, अब तू देख ले। उसके लिए CV का IMShow यूज होता है, CV2.IMShow। इसके अंदर हम पहले उस जो विंडो खुलेगा, जो मतलब इंटरफेस खुलेगा, उसके ऊपर में कुछ लेवल, तो उसका नाम दे देते हैं कि ठीक है ये नाम होना चाहिए। जैसे कोई भी ऐप खोलते हैं तो उसका नाम ऊपर में लिखा होता है ना, जैसे यही इंटरफेस है तो इसमें जुपिटर इसका नाम लिखा हुआ है, तो वैसे ही जो हमें आउटपुट मिले ऊपर में कुछ उसका लिखा होना चाहिए कि हाँ ये। तो मैं लिख देता हूँ लिली प्रिडिक्शन, ICTI1 प्रिडिक्शन, ऑब्जेक्ट प्रिडिक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्ट प्रिडिक्शन, ठीक है। अब मैं उस फ्रेम को दे दूंगा जो मैंने तैयार किया है, फ्रेम। अब ठीक है, मैंने इसका यूज कर लिया, ये प्रोग्राम में रन करूंगा, मैं इसका यूज कर लूंगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद मुझे इसे बंद भी तो मन करेगा ना, कि अब हो गया, अब मैं इसका यूज कर चुका हूँ, अब इसे बंद करना है, क्योंकि ये वाइल लूप है, इन्फिनिटी लूप है, तो इसे मुझे बंद करना होगा। तो इसके लिए मैं कुछ लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, जो मैंने चैट GPT से कॉपी किया है। सच बोलूँ तो इसका मतलब मुझे भी ठीक से नहीं पता। CV2 डॉट वेट के की 1 एंड इक्वल टू ORD Q। इसका मतलब ये है कि अगर मैं Q दबाऊं तो इफ स्टेटमेंट मतलब कि ट्रू हो जाए और हमारा अंदर जो भी चीज़ है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं इसके अंदर ब्रेक लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं Q प्रेस करूँ तो ब्रेक हो जाए हमारा ये वाइल लूप, ठीक है। तो ये मेरा लगभग सब कंप्लीट ही है। अब मैं इसे रन कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं एक और सेल ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा और मुझे लिखना है। ये जो कैम मैंने बनाया था ना उसको रिलीज करना होगा। ये क्या है मैं बताता हूँ, पहले एक और लाइन है, CV2 डॉट DESTROY डिस्ट्रॉय ऑल विंडो। अब ये दोनों लाइन क्या है, जैसे हमने कैमरा जो खोला ना यहाँ पे कैम वीडियो कैप्चर, उसे मुझे यहाँ पे बंद भी करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं प्रोग्राम एंड करता हूँ, प्रोग्राम एंड कर रहा हूँ, तो जो भी रिसोर्स मैंने इतना इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत सारे रिसोर्स हमारे लैपटॉप का यूज हुआ होगा अंदर से। जैसे जैसे हमारे लैपटॉप ने कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी लिए होंगे, बहुत सारे रिसोर्स जो है हमारा कंप्यूटर इसके लिए, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज कर रहा होगा, तो उसको हमें वापस लौटाना है उन चीजों को, और सब कुछ को अच्छे से खत्म करना है। तो कैंप रिलीज से मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, और डिस्ट्रॉय ऑल विंडो से जो विंडो हमारे सामने इंटरफेस जो खुलेगा ये आउटपुट दिखाने के लिए, उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, शिफ्ट एंटर, ठीक है। मतलब अब मेरा कैमरा इनपुट लेना शुरू कर चुका है, लेकिन आपको कुछ दिख नहीं रहा। और यहाँ पे टास्क बार पे भी देखिए कोई एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे नहीं आया। मैं इसे जैसे ही रन करूंगा, वाइल कहाँ पे सिंटेक्स एरर आया, SD ना था, ID क्लास ID, ये इसका मुझे नाम यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, ठीक है। रन करता हूँ। अब क्या है भाई, अच्छा सॉरी यार, मैंने ये जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे शुरू किया, इसे मैंने एंड नहीं किया यहाँ पे,
तो इसे मैं कर देता हूँ, ये भी गलत था। ठीक है, अब नहीं होना चाहिए कुछ। तो ये रन हो रहा है, स्टार है यहाँ पे, और 10 ये रन हो चुका है। और देखिए कहाँ पे क्या गलत है, XY दे दिया मैंने यार, कितना गलती हो गया। X1 Y1 देना चाहिए था, X1 Y1। ठीक है, अब नहीं होगा, अब कुछ गलत नहीं होगा। CV2 वेट की, देखिए गाइज मैं रियल प्रोग्रामर ही हूँ, इतना ज्यादा एरर जो आ रहा है यहाँ पे। मैंने वेट की जो लिखा है इसमें के जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्री डिफाइन है पहले से। वेट की का मैं बस इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, अब मेरा अच्छे से प्रोग्राम रन हो चुका है। और यहाँ पे एक ये जो खुला है, इसको मैं ऑन करता हूँ। तो देखिए गाइज ये सब कुछ डिटेक्ट कर रहा है। वो रेफ्रिजरेटर नहीं है, वो टैंक है वहाँ पे जो उसने डिटेक्ट किया है। लेकिन वो वहाँ पे जो उसने ऊपर में बॉटल दिखा रहा है वो रियल में बॉटल है। और इसका देखिए पर्सन के जस्ट बगल में ये बता भी रहा है कि कितना % ये कॉन्फिडेंट है। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको बुक दिखाता हूँ। देखिए इसने प्रिडिक्ट किया है सही से कि ये बुक ही है। मैं इसे अपना फोन भी दिखा देता हूँ। रिमोट, अरे भाई अच्छा चल, अब बताओ। इसने सेल फोन प्रिडिक्ट कर दिया। तो जितने भी चीज़ें हैं मेरे सामने, मैंने उसका यूज़ करके प्रिडिक्शन करवा दिया। सब कुछ सही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसे मैं अब क्या करता हूँ, क्यू में प्रेस करता हूँ। देखिए रुक गया। अब ये जो 12 ये जो है ना, ये वाला हो चुका है, ये रुक चुका है, ये प्रोग्राम अच्छे से पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये जो लास्ट वाला है ये मैंने रन नहीं किया, इसलिए ये विंडो जो है ना, यहाँ पे ये देखना, ये जो पाइथन से है ना, ये अपने आप गायब हो जाएगा। पाइथन का जो आईडी यहाँ पे खुला है ये अपने आप गायब हो जाएगा जैसे मैं इसे रन करूँगा। यार OY डिस्ट्रॉय ऑल WS विंडोज, ये गायब हो गया। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम का था एग्जीक्यूशन। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने हर एक लाइन को जितना हद तक मैं समझा सकता था आपको समझा दिया हूँ। अब थोड़ा अपने से ही प्रैक्टिस करिएगा, और मेरे एरर्स के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अंत में। और मैं इतना ही कहूँगा कि एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे 255 दिया ब्लू का वैल्यू को, लेकिन हमारा जो बॉक्स बन रहा था वो रेड बन रहा था, क्योंकि जो यहाँ पे जो सिस्टम है ना, शायद ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये रेड का वैल्यू है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन रेड वाला सिस्टम है यहाँ पे, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये मैं आपको बता दिया। अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो को बनाने में। तो कीप लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद।